वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2 विथ न्यू टॉपिक्स बाय मनीष भाई स्टडीज। आज हम कुछ ऐसे नेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो न्यू सेंटर ऑफ पावर हो सकते हैं, जैसे रशिया, चाइना, इज़राइल और हमारा प्यारा भारत। चलिए सबसे पहले रशिया के बारे में जान लेते हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ओके। और यहाँ की जो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनके पास तरह तरह के वेपन्स हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो इंटरनेशनल मामलों में भी दखल देता है, यानी वो इंटरनेशनल मामलों में दखल अंदाजी करता रहता है। अब हमारे इसके साथ रिलेशंस कैसे हैं? देखिए, जब कोल्ड वॉर का समय था तब हमारे जो रिलेशंस थे वो मिलिट्री और इकोनॉमी के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत थे। और हमारी अभी रशिया से 2018 में मीटिंग हुई थी, यानी कि अभी 2 साल पहले की ही बात है। और देखिए, अब हमने उनसे पार्टनरशिप किन किन मुद्दों पे की थी। वो 5 मुद्दे थे, जैसे पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, एंटी टेररिज्म, कॉपरेशन एंड स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। देखिए, अब 5 मुद्दों में ऐसा नहीं है कि रशिया ही हमारी मदद करेगा, हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर रशिया पर कोई और देश हमला करता है तो हमारी मिलिट्री भी उनका साथ दे सकती है, ओके। अब चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना की जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो की थी। कब? 1978 में। और ये अनुमान लगाया गया था कि 2040 यानी कि 2040 में ये यूएस को भी ओवरटेक कर जाएगा। और जो इसका लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा है, और रिसोर्सेज भी इसके पास बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। और इसकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, और यही सब चीज़ें इसे एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती हैं। और देखिए, अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये एक पार्टी का नाम है। ये कब आई थी? 1949 में। और ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद आई थी। जो कौन लीड कर रहा था दोस्तों? माओ, ओके। और जो चाइना था वो सोवियत मॉडल को फॉलो कर रहा था, यानी कि सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को। और जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5 to 6% हो रही थी। साथ ही साथ उसकी 2 से लेकर 3% तक आबादी भी बढ़ रही थी। अब देखिए, और भी पॉइंट्स है चाइना में। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड था, यानी कि वो बहुत कम ही दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, और वहाँ के जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत ज़्यादा लो थी। और 1970 में कुछ पॉलिसी चेंजेस किए गए, यानी कि पॉलिसी में कुछ बदलाव लाए गए। 1972 में ट्रेड रिलेशंस बनाए गए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ओके। और ये एक लीडर का नाम है जिन्होंने 4 ऐसे मेन मुद्दे रखे: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 1973 उन्होंने ये कहा कि हमें इन सब पे काम करना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। और 1978 में जियोइंग जियोपिंग ने क्या घोषणा की? ओपन डोर पॉलिसी की। इसका मतलब ये है कि अब वो ट्रेड करेंगे दूसरे देशों के साथ, ओके। अब यहाँ पर शॉक थेरेपी इन सब वजहों की वजह से नहीं आई, क्योंकि देखिए, सोवियत यूनियन में हमने क्या पढ़ा था कि सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती थी, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी थी, प्राइवेट एग्रीकल्चर भी था, ओके। प्राइवेटाइजेशन मतलब था वहाँ पर। और ट्रेड बैरियर्स को भी हटा दिया गया था कुछ
स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ताकि बाहर की जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। अब देखिए जो चाइना की साइकिल थी वो कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म दोनों से चलती थी दोस्तों। और जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस थे अब उन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो जो चाइना के रिलेशंस हैं वो टेरिटोरियल यानी कि बाउंड्री की, जो उनकी देश की सीमा है उसको लेकर काफ़ी सारे देशों से चलती रहती है। और इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई ये एक स्लोगन तैयार किया था हमें बहलाने के लिए। ओके। और इन्होंने 1950 में तिब्बत पर कब्जा जमा लिया और इन्होंने भारत के ऊपर भी हमला किया 1962 में। अब आप सोच सकते हैं तब तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए होंगे, लेकिन नहीं, जब चाइना में दूसरे लीडर आए तब हमारे उनके साथ जो कि रिलेशंस हैं वो अच्छे होने शुरू हो गए। राजीव गांधी वहाँ पर गए ताकि रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और भी पॉइंट्स हैं इसमें। China's trade is growing at the rate of 30% since 1999। अब देखिए भारत के साथ मिलने से उसका जो ट्रेड था वो 30% बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसका मतलब कंज्यूम तो यहाँ पर भी होंगे उनके गुड्स। और अब देखिए जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट चल रहे थे तो बाकी देश चाइना के डर से, देखिए इंडिया में क्या चल रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे 1998 में और बाकी देशों ने इसे जस्टिफाई कर दिया क्योंकि वो लोग चाइना से बहुत ज़्यादा डरते थे। ओके। लेकिन चाइना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी देखा गया है और चाइना हथियार सप्लाई करता है। मिलिट्री रिलेशंस का मतलब है वो मिलिट्री सपोर्ट करता है बांग्लादेश और म्यांमार को, और उस समय ये दोनों हमारे दुश्मन माने जाते हैं और जो दुश्मन का साथ देता है उसे आप क्या कहते हैं, दुश्मन। ओके। इज़राइल, अब इसकी क्या बात करें, इसकी मिलिट्री पावर, इसकी मिलिट्री बहुत कमाल की है और मेरी फेवरेट है। इसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इज़राइल में जाओगे वहाँ पर आपको हर जगह पर बंकर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हवाई हमला भी होता है तब भी कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को बनाते भी हैं और फैलाते भी हैं सब जगह। और इस तरह के देश, अब देखिए जो मौसाद है वो यहाँ के इंटेलिजेंस का नाम है, ये भी बहुत कमाल की इंटेलिजेंस है। तो देखते हैं ये मैप पर कहाँ पर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये इजीली मिल जाएगा। ये इज़राइल है और देखिए जब इसकी इजिप्ट के साथ लड़ाई हुई थी, इसके विदेशी देश के साथ, तब इसने ये पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा देश और ये दुनिया में एकमात्र ज्यूस लोगों का देश है। ज्यूस से कुछ याद आया, कितना उन्हें मारा पीटा गया था, कितने बार उनकी जान ली गई, लेकिन फिर भी आज देखिए देश उनसे डरता है। और इस इलाके को, ये जो इलाका था, इसे मांगने के लिए दूसरे देशों को इनसे भीख मांगनी पड़ी। ओके, तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मोसाद में हनी ट्रैप का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं हमारे इसके साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो इंडिया जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। इंडिया नंबर 1 पे आता है जो इज़राइल से हथियार खरीदता है, यानी कि हथियार खरीदने के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा इंडिया हथियार लेता है उस देश का नाम है रशिया, और जिससे हम सबसे ज़्यादा हथियार लेते हैं उसके मामले में
इज़राइल सेकेंड नंबर पे आता है। ओके, इसका मतलब ये है रशिया हमारे लिए नंबर 1 पे आता है हथियार सप्लाई करने के मामले में, और वहीं नंबर 2 पे आता है इज़राइल हमारे लिए। ओके, और जो रिलेशंस हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुए हैं। अब चलिए इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया भी एक सुपर पावर कहला सकता है और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, और 7.5% इसकी जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है। ये कब के आंकड़े हैं? 2015 के। ओके, और इस कंट्री को बस हमारे भारत को इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा ताकि वो एक सुपर पावर बन सके। लेकिन ये सब होने के बावजूद इंडिया अभी तक इंटरनेशनल मामलों में दखल नहीं दे पाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म किया जाता है। दी एंड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।